हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और आप भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, मैग्नेट माइंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको पता है कि हम लोग जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे की हैबिट नहीं होती है क्वेश्चन जो है वो आपके घर बैठ के 1 बाय 1 कर सकें। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अच्छे सोर्स हमारे पास हैं ब्रांड कोचिंग के या ब्रांड टीचर्स के, तो उस सोर्स को हम लोग है डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है तो आप इन क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी और अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। दूसरा ये होता है कि आप अपने लेवल से सोचते हैं तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन टीचर के साथ रह करके उसी तरीके से सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दोस्तों डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्वेश्चन जो होते हैं वो किस लेवल के हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन देखिए, and this is my assurance for you that you will stay here for the whole class, then you will learn something new which is very very important for you to get succeed in your examination. So without losing your time, we are just moving to the solution of the question 1 by 1. So let's start, and this is about the D block element. Since all these questions are given in English, but I will explain everything in the Hindi also, okay? तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो भी आपके इसको आपके सीख सकता है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, फॉर अ कैटलिस्ट विच कंडीशन इज नॉट इसेंशियल। कौन सी कंडीशन जो है आपके कैटलिस्ट के लिए इसेंशियल है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। विच कंडीशन इज नॉट इसेंशियल, कौन सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो कैटलिस्ट जो होते हैं, तो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनकी वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो होनी चाहिए। हाई आईपी हमें नहीं पता, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। फ्री वैलेंसी ऑन द सरफेस, अपन कहते हैं कि खाली वैलेंसी होनी चाहिए या फ्री वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बन सके। लेकिन हाई आईपी से इसका कोई लेन देन नहीं है। सो द आंसर इज सेकंड इज करेक्ट। आगे देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट z इज इक्वल टू 39 टू z इज इक्वल टू 45 8 बिलोंग टू। एक सीरीज दी हुई है जिसमें 39 से, जैसे आपने देखा होगा स्कैंडियम जो होता है 31 से आपके कहाँ तक जाता है, जिंक 30 तक जाता है। और ये इट्रियम जो होता है दोस्तों, ये 39 से लेकर के कहाँ तक जाता है, कैडमियम 48 तक जाता है। सही है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। ये सीरीज जो होती है मेरी 3D होती है और ये मेरी कौन सी होती है, 4D सीरीज होती है। सचिन युवराज लारा, तो आपने देखा होगा कि इसमें 10 एलिमेंट होते हैं। ये 4D सीरीज़ है, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, 4D सीरीज़। तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा और थोड़े से इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपके कुछ क्वेश्चन आपके अलग ही मिलने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या KMnO4 ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेट H2SO4। KMnO4 को H2SO4 का ट्रीट करते हैं, फॉर्म्स ए कंपाउंड X, वो एक X कंपाउंड बनता है which decomposes explosively on heating forming Y। ये एक Y कंपाउंड बना देता, the X and Y are respectively। अब आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में अगर आप इसको हीट करेंगे दोस्तों, ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेट H2SO4 फॉर्म्स ए कंपाउंड विच डिकम्पोजेज एक्सप्लोजिव ऑन हीटिंग फॉर्मिंग Y। तो यहाँ जो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये KMnO4 है। अगर हालांकि ये रिएक्शन जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पास में,
तो अगर अपन कहते हैं कंसनट्रेट एसिड हीट करते हैं तो ये विच डिकम्पोजेस का फॉर्म से कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बनाता है वो Mn2O7 बनाता है। एक्चुअल में ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है और ये क्या कर लेता है, इसमें से अपन बात करें K2SO4 बाहर निकल जाएगा और ये Mn2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको आगे और हीट कर देंगे दोस्तों Mn2O7 को, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसका हीटिंग करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल टर्न टू द MnO2। ये MnO2 में टर्न हो जाएगा, साइड में आपकी ऑक्सीजन जो आपके बाहर निकल जाएगी। तो हालांकि ये रिएक्शन आपके NCERT में नहीं है, पर चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखिए, विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस, कौन सा जो पेयर ऑफ आयन जो है वो कलरलेस कौन सा भाई। देखो कलरलेस होने के लिए क्या ज़रूरी होती है, रंगहीन होने के लिए क्या ज़रूरी होती है। अगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी मिलेंगे अंडरस्टूड है कि वहाँ पर क्लियर है कि वो आपके कैसा होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। और जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कैसा होगा, कलरफुल होगा। तो पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़े में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जोड़े में, वो कलरलेस होगा। सारा चेक नहीं करो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि ये जो जिंक +2 और स्कैंडियम +3, ये मैंने आपके डायरेक्ट इसको इसलिए कैच किया क्योंकि मुझे पता है जिंक जो होता है 3D10 और 4s2 होता है, +2 लगाते ही डी के अंदर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएंगे। स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, स्कैंडियम जो 21 होता है दोस्तों, यहाँ आर्गन आ जाती है और ये 3D और ये क्या होता है 4s। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ये +3 है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाएंगे। तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अमोनियम डाइक्रोमेट यूज इन फायरवर्क्स, जो ये पटाखे वगैरह जो होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है। द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्राउन इन एयर इज, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर अपन हीट कर देते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि ये टूट जाता है, NH4 ओल ट्वाइस Cr2O7। तो आप देखेंगे ये Cr2O3 में टूट जाता है, प्लस इसमें H कितने हैं, 8 है, तो ये 4H2O, ऑक्सीजन बराबर हो गया और N आपके N2 के फॉर्म में। ये एक प्रकार से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके ऐसा हुआ है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः अणुक रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि भाई क्या होने वाला है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, Cr2O3 आएगा। अब देखो दोस्तों एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें Cr2O7-2 और CrO4-2 दिया हुआ है, X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि डाइक्रोमेट को अगर अपन क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, और दूसरा ये है कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है तो यहाँ मीडियम कैसा चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सवाल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपके मीडियम पूछा इसने, एक्स और वाई का क्या पूछा है, मीडियम। तो आप एक बात जानते हैं कि अगर आपके पास अल्कलाइन मीडियम होता है तो क्या होता है और एसिडिक मीडियम होता है तो क्या, सिर्फ याद रखने वाली बात है इसमें। तो ये जो Cr2O7-2 है दोस्तों, अगर आप इसको CrO4-2 में बदलना चाहते हैं तो ये आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर आपका वही है, यहाँ भी +6 है Cr2O7, यहाँ भी +6 ही है और यहाँ भी क्या है, +6 ही है।
तो जब आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले ऑक्सीडेशन नंबर का, तो अपन ये कह सकते हैं कि मोस्टली वो एसिडिक मीडियम होता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है वो यही है, याद रखने वाली चीज़ है कि ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर इसमें बदलता है, और वापस डाइक्रोमेट चाहिए तो मीडियम कैसा चाहिए आपको, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात थी जो आपने देख ली दोस्तों, है ना भाई, कि भाई क्या आंसर आने वाला आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपके इसका आंसर अपने पास में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप चाहें तो ऐसी चीज़ों को अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपके कैसे होता है। आगे देखिए, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू बी द कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी विच आर। अब ये कह रहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू बी इन द कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी। क्या हुआ इसका मतलब, अगर आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले एलिमेंट की क्या खासियत होनी चाहिए कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना, सॉरी EN ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप जो कंपाउंड जैसे आपने देखा Mn2O7, तो यहाँ आपको पता है कि मैग्नीज की स्टेट क्या है, +7 है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या लगाया, O लगाया। या अगर मैं ये कह दूँ MnF4 वगैरह है, तो हाई अगर आपके पास EN वाला एलिमेंट है, उच्च विद्युतीयता वाला तत्व है, तो ये बहुत आसान सा हो जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Xn प्लस इज √24 Bm, hence number of unpaired electron and value of n respectively are what। एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। यहाँ आर्गन हो जाती है बेटा, फिर 3D और ये 4s, 20 और 6 26। अब आपको पता है कि इसने कहा है कि जो अनपेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है n × n+2। अगर √24 दिया तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए बेटा, 4 होना चाहिए। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। n की वैल्यू 4 कब होगी, जब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसने क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो 6 बचेंगे, और 6 के अंदर आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4 है। और इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Fe पर चार्ज कितना आएगा, +2। 4 और 2 वाला आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि कोई भी सवाल आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। आपको जो सवाल करना है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच समझ के फैसला करें। आगे देखिए, I- with MnO4-, the product of oxidation of I- with MnO4- in weak alkaline medium। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि ये जो MnO4- होता है दोस्तों, और ये I- है, चाहे वीक एल्कलाइन कह दो या न्यूट्रल मीडियम कह दो, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो MnO4 जो होता है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और I जो होता है उसको IO3- में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो है उसके तहत आपका आंसर क्या आएगा, IO3- आएगा भाई। समझ में आ गई बात आपको। तो ये रिएक्शन भी आपके NCERT की रिएक्शन ही है, याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है भाई, यहाँ I2 नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर मीडियम एसिडिक होता तो ये I2 बदल जाता है। यहाँ मीडियम कैसा है बेटा, H2O, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपके क्या हो जाएगा, OH माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। तो एल्कलाइन मीडियम, वीक एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो दोस्तों, एम्फोटेरिक का मतलब था उभयधर्मी, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो एसिड और बेस के साथ कौन रिएक्शन करेगा, Cr2O3। इसके अलावा आप याद रखिए V2O5 भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, MnO2 भी एम्फोटेरिक होता है, ZnO भी, जो आपको डायलॉग हमने पिछली क्लास में बताया था, जनाबे आली, है ना, पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो यहाँ Cr2O3 जो है एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो बेहतर ये है कि इसको भी अपने नोट्स में ऐड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखा, कंपेयर्ड टू Cu+2 हैविंग 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, Cu+ हैविंग 3D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो आपसे पूछा गया है कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपके पास ये Cu+ है दोस्तों, ये अगर एक्वस मीडियम होता है, सॉरी, Cu+2/Cu। तो यहां देखिए आप, Cu+2 से Cu जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं दिखने में इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 है, और इसमें क्या है, D9 है। लेकिन मीडियम कैसा है बेटा, एक्वस है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाता है कि Cu+2 हैविंग 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें कितना है, D10, फिर भी अपन कहते हैं हैविंग कॉन्फ़िगरेशन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू Cu+2। ये Cu+ होने के बावजूद भी ये क्या है, ये लेस स्टेबल है बेटा, ये कन्वर्ट हो गया एक्वस मीडियम के अंदर, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण से अपन ये कहते हैं ये लेस स्टेबल होता है। ये भी रिएक्शन अपने NCERT में दी हुई है, याद कर लीजिए। CrO3 is red orange in color. The nature of oxide is what? देखो दोस्तों, अगर कोई ऐसे सवाल आते हैं ना कि भाई इसकी नेचर कैसी होगी, क्या तरीका है उसको करने का, उसको करने का तरीका ये है कि भाई CrO3 को दिया हुआ है और ये किस नेचर का होगा। इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एसिडिक नेचर जो होती है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा एसिडिक नेचर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 है CrO3 की। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम इसकी 6 ही होती है, तो इसकी नेचर कैसी होगी दोस्तों, एसिडिक होगी। मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय, अधिकतम चक्रणीय कोणीय संवेग किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो म्यू जो होता है एक्चुअल में ये होता है μL प्लस क्या होता है μS। ये मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है, और इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 होती है दोस्तों, और ये μS के कारण होता है। और ये जो होता है √n × n+2,
और N जो होता है ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे आप कह सकते हैं कि N ज़्यादा किस में होंगे, D5 में होंगे, और में किसी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों, डिस्प्रपोर्शनेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असमानुपातन। डिस्प्रपोर्शनेशन का वैसे मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, टूट जाता है। किसमें, एक तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो MnO4-2 है, बिल्कुल ये भी आपके होगा। Cu+ वाला अभी मैंने बताया था एक्वस मीडियम में। Cl2 इन एल्कलाइन मीडियम, Cl2 जो होता है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी आपके 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O है ना। तो ये इस प्रकार से ये टूट जाता है। ये रिएक्शन आपने रिडॉक्स में पढ़ी होगी। MnO4-2 जो होता है ये भी टूटता है, ये भी आपको पता है कि ये K2MnO4 जो होता है KMnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये MnO4-2 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। MnO4-, इस प्रकार से ये टूटता है भाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6, यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 4। तो इस मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक बार तो ये ज़्यादा में टूटा और एक बार ये कम में टूटा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। Cu+ का तो लिखवा ही दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों, ऐसा कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? आपको पता ही है और मुझे भी पता है, बताओ कौन सा वो। थोड़ा सा गैस वर्क करते हैं ना तो सोचने का मौका मिलता है, अच्छा सोच सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या रहेगा बेटा, मैग्नीज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीज जो होता है ये +7 तक ये सातों इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, +7। तो 1 बाई 1 करके अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और हम आइडिया लगा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें पूछा है कि भी बताओ किसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। इसका मतलब आपको क्या करना, n चेक कर लो, n क्या होना चाहिए, सेम। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर जिसमें n = 0 होगा तो उसका μm भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लो आपने ये चेक किया स्कैंडियम +2 और जिंक +2, इसमें तो n बराबर 0 है और इसमें n बराबर क्या है, 1। +3 नहीं, स्कैंडियम +2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, काट दो इसको। टाइटेनियम और वेनेडियम, एक्चुअल में क्या है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है, ये टाइटेनियम और ये क्या है, वेनेडियम है, ये 22 है और ये क्या है, 23 है। अगर ये +2 है और ये +3 होता
तो यहाँ पर आपको पता सेम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ +3 नहीं, ये क्या +2 है। तो अगर एलिमेंट अलग अलग है दोस्तों और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो ये कभी भी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते। तो ये भी गया मेरा काम से। कोबाल्ट +3 और Fe+2 को चेक करते हैं। कोबाल्ट जो होता है एटॉमिक नंबर कितना 27 है, आर्गन 20 और 7 27, आयरन क्या दोस्तों 26, 3D और ये क्या हो गया 4s, 20 और से 26। अब यहाँ मैं बात करूँ कि +3 है, तो 2 तो यहाँ से चला जाएगा, 1 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6। यहाँ लिखा हुआ है +2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, क्या हो गया 6। तो अब देख रहे हैं दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दोनों में, D6 D6, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। तो कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि सवाल को करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डू नॉट फॉर्म द अमलगम विथ मरकरी। मरकरी के साथ कौन अमलगम नहीं बनाता है। देखो दोस्तों, ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें क्या करते हैं, अमलगम का मतलब ये होता है कि मेटल मरकरी के साथ में आपके जुड़ करके एक प्रकार से जो कंपाउंड बनाती है, एसोसिएट होके जो आपके मिक्सचर बनाती है, उसको अमलगम कहते हैं। हाँ भाई, तो इसमें आपको मेमोरी चाहिए कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये कभी अमलगम नहीं बनाता है, ये कभी नहीं बनाता है, ये कभी नहीं बनाता है। तो आंसर मेरा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा कि 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं क्या रहेगा भाई, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे जो हैं, ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। क्या कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये मरकरी के साथ में अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते। आगे देखिए, हाईएस्ट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज आर। मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये डी ब्लॉक में लिखा हो बेटा। मैग्नीज की हाईएस्ट स्टेट +7 होती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर Mn2O7 और NF7 क्यों नहीं बनता है। एक्चुअल में बनता क्या है, NF4 ही बनता है। MnF4 ये तो बनेगा, लेकिन MnF7 क्यों नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनता भाई। क्यों नहीं बनता, ये नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कैसे, एक्चुअल में ये 7 जब बनाता ना, तो फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण मैग्नीज के पास में आ जाता है और वहाँ एक स्टेरिक रिपल्शन लगने लगता है, त्रिविम बाधा। तो इसलिए क्या होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो +7 वाला कंपाउंड Mn का F के साथ नहीं बनता है, 4 वाला बनता है। 4 को आपके सेट कर लेता है। ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो वो नुकसानदायक होती है। आगे देखिए दोस्तों, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अंतराकाशी यौगिक। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मेटल के जो एटम होते हैं दोस्तों, इन मेटल एटम के साथ में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनके बीच में ये जो खाली जगह बची हुई है, क्या है भाई ये खाली जगह, इस खाली जगह पर जब छोटे आकार के एलिमेंट जैसे बोरॉन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कंपाउंड आ जाते हैं, ये इनके मतलब कहते हैं
ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है कि इन एलिमेंट में बीच में ये छोटे आकार के एलिमेंट, इसको आप याद रख सकते हो बच्चन। तो बच्चन आ जाने से जो कंपाउंड, अमिताभ बच्चन नहीं है बेटा, बच्चन से जो कंपाउंड बनते हैं दे आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इनकी क्या विशेषता होती है, खाली जगह भर गई तो खालिस्तान नहीं हो गया बचा, तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ड हो जाएंगे और रिएक्शन भी किसी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि आपने जगह भर दी। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके अंदर इनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाना, ये बात मेरी क्या है, गलत है भाई। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसने पूछा नॉट करेक्ट, केमिकली इनर्ट, ये ट्रू है, हार्ड होते हैं, सही बात है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। विच हैलाइड ऑफ कॉपर डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपर का कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में ये जो CuI2 है ना, कभी एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ Cu+2 होगा और I-। एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये रिड्यूसिंग है, तो ये इसको इसमें बदल देता है और Cu2I2 बना लेता है। ये कभी नहीं बनता भाई। विच ऑर्डर इज करेक्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, हालांकि ये अपन कर सकते हैं वैसे भी। वैसे तो आपको पता ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत, किसकी ज़्यादा होगी बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ 7 है और ये 6 है ना भाई। तो यहाँ आपको पता है MnO4- और Cr2O7 में है ना। डाइक्रोमेट को ज़्यादा बताया गया है, ये तो गलत है, ऑक्सीडाइजिंग तो MnO4 ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम है और ये ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी कम है, ये ज़्यादा, ये भी गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, डाइक्रोमेट और VO2+ में ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, डाइक्रोमेट जो है +6 में है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। परमैंगनेट टाइटेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बेटा। आपको पता है कि KMnO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन उसके लिए मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर अपन HCl को अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये इसके साथ रिएक्शन करके हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करता, पता है, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ तो करता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये यहाँ पर रिएक्शन में क्या बना देता है, Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, ये Cl2। तो Cl2 खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक्चुअल में KMnO4 विल ऑक्सीडाइज HCl इंटू Cl2, तो ये अपने लिए खुद कब्र खोद देता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो HCl जो है उसके साथ रिएक्शन करके KMnO4 ने क्या कर लिया, Cl2। अब वही वाली बात हो गई, एक मयान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती। कैसे कि भाई ये भी ऑक्सीडाइजिंग और ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो होता है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि KMnO4 विल ऑक्सीडाइज HCl इंटू Cl2। ये आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है। में विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को बनाने के लिए अपन किस ओर का यूज करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। और
आपने देखा होगा कि जो आयरन क्रोमाइट जो होता है, या क्रोमाइट जिसे अपन कहते हैं क्रोमाइट और जिसे कहते हैं, वो होता है FeOCr2O3। इसकी रिएक्शन से आपको पता है कि हम बनाते हैं Na2CrO4। ये जो होता है ना FeOCr2O3। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये डाइक्रोमेट के बनाने का मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये Na2CrO4 में और फेरस आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये तो रिएक्शन ही है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, आपकी आज्ञा हो तो ये काम भी साथ साथ होता रहे, करते रहे। तो देखो दोस्तों, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है दोस्तों, डाइक्रोमेट जो होता है उसकी रिएक्शन होती है, हमें पता होना चाहिए। अगर ये टेस्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए, और याद नहीं है तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, HgCl2 जो होता है ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है। एक्चुअल में ये जो K2Cr2O7 जो होता है उसकी NaCl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बन जाता है बेटा, CrO2Cl2 बनता है। बाकी ये हो ही जाता है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है रेड ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड जो होते हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं कोवेलेंट नेचर के होने के कारण से। वो कौन सा है, HgCl2 वगैरह, ये नहीं देते बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, विच इज करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है। ब्रॉन्ज जो होता है जिसको पीतल कहते हैं, कॉपर और जिंक होता है उसमें। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम और निकल होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये दो सही है तो फिर ये भी सही हो गया अपने पास। तो जो आपको पता है ये एलॉयज होती है बेटा, मिश्र धातु है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज मेटल हैज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0। जो E0 जो होता है SRP के फॉर्म में, वो अगर आपको याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। 3D में एक ही एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस 0.34 वोल्ट होती है। वो कौन होता है दोस्तों, कॉपर होता है, और किसी का नहीं होता है, ओनली कॉपर है एक्सेप्शनली। आगे देखो दोस्तों, F ब्लॉक एलिमेंट के कुछ क्वेश्चन वही उसी प्रकार के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन नेचर। नेचर के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया नहीं जाता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्चुअल में जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यह एक थ्योरेटिकल सवाल ही है ये तो। लॉरेंशियम जो होता है नेचर के अंदर पाया नहीं जाता है। यूरेनियम आपके न्यूक्लियर फ्यूल होता है, थोरियम होता है, प्रोटेक्टेनियम होता है। लॉरेंशियम आपके इसकी हाफ लाइफ बहुत नेग्लिजिबल होती है।
मतलब आपको अपनी थ्योरी के अंदर ऐड करना पड़ेगा इस विच एलिमेंट डज नॉट शो द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सीरियम जो होता है आपको पता है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +4 शो करता है। प्लेटिनम ये भी +4 करता है। टाइटेनियम आपको पता +4 ताकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यूरोपियम जो होता है 63 होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास में। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये जीनोन हो गया मेरा 54, 4F, 5D, 6S, 54 2 56, 4F7। इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। कौन सी होती है बेटा? +3। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। वो अगर आपको पता है सीरियम वगैरह, तो लेंथेनाइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं आपको। अब आपको पता है कि ये जिंक +2 है, इसमें तो 3D10 होता है, सही बात है। अगर मैं बात करूं लुटेशियम के बारे में तो लुटेशियम 71 होता है, तो ये लुटेशियम 71 है। 4F, 5D, 6S, 56 57। अगर इसने दे दिया +3 तो ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। पीछे क्या हो जाएगा? ये हो गया। अगर 2 आ गए तो तीसरे को तो शामिल कर ही लो, लेंथेनम का हो ही जाएगा। आगे देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4F जो होता है आपको पता है कि इसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D जो होता है 0 से 1 होता है, S जो होता है S 1 या 2 होता है। तो आई थिंक ये किसी में नहीं दिया, तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। सीरियम कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 बिकॉज सीरियम जो होता है दोस्तों 58 होता है। इससे पहले क्या आती है? जीनॉन आती है। आप कह सकते हैं कि अगर ये जीनॉन है तो इन सब में इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं? 0 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल, को जरूरी नहीं है। इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ IE, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से इट्स टेंडेंसी टू अटेन द नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीनॉन, ये जीनॉन का आपके नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन ला सकता है। तो मैं क्या कर दूं बताओ? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एक्टिनाइड। एक्टिनाइड जो है वो मैक्सिमम या हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं दोस्तों? तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबलाइज होने के लिए अपने F में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपके लिए ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम ये +7 तक शो कर सकते हैं। बाकी तो अपन कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी को देखते हुए अपन निकाल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, गैडोलिनियम जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसके बारे में ये कहा जाता है ना भाई, गैडोलिनियम।
इसका 63 दिया हुआ है, जीडी ये यूरोपियम 63 होता है, इसका भी हमने बताया था। फिफ्टी फोर 54 2 56 और 7 63 हो गया। ये 4F7 एक बढ़ गया तो डी में डाल सकते हैं क्योंकि डी में 0 या 1 होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखो कहीं दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है। आगे देखो बेटा, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट शोन बाय द लेंथेनाइड। लेंथेनाइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं? लेंथेनाइड की मोस्ट कॉमन होती है +3 होती है, इसके अलावा +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, +6 कभी शो नहीं करते वो, ये ध्यान रखना। तो मैं वही कह रहा हूँ, थियोरेटिकल चैप्टर है तो कुछ चीज़ें आप मेमोरी के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन राजी है। तो आपको पता है ये यूरोपियम 63 है, 4F 5D 6S 56 ये। अब आपको पता होना चाहिए इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कौन सी होती है? +3 होती है। सीरियम जो होता है ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, +4 है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो देने वाला कौन है? ये लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, +3 में जाना चाहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। किन की सिमिलर साइज है? ये देखो बेटा, तो पहला देखिए कैल्शियम और रेडियम, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है, खेल खत्म हो गया। देखो दोस्तों, मोस्टली जो साइज जो इक्वल होती है ऑलमोस्ट, वो कौन से हैं? एक तो ये वाला है, दूसरे कौन से हैं? ये वाला एलिमेंट। तो अब आप देखिए कहीं अपने पास ऑप्शन दिया हुआ क्या? जर्कोनियम एफनियम कहीं नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ अपने पास में। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? नायोबियम टेंटेलम। एक्चुअल में ये जो साइज होती है बढ़नी चाहिए, ये 39 होता है, ये 40 होता है, 41। तो ये 32 यूनिट इसमें चार्ज बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण साइज लगभग बराबर होती है। ये आंसर आएगा। समझ गए आप? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को अपने थ्योरी की क्लास में अच्छी तरीके से समझाया, आप वहाँ जाके भी समझ सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। अगला क्या बेटा? एन इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस with atomic number occurs in any group of the periodic table. In accordance of this, ionic radius of titanium and zirconium are 0.68 and 0.74 respectively, but for hafnium 4 ion the ionic radius is 0.75 angstrom, which is almost the same for the zirconium. दिस इज ड्यू टू, ये क्या वजह से? भाई देखो इन्होंने एक बात कही है, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, इन सभी की +4 स्टेट ली गई है, और ये जो दिया हुआ है ये तो है 0.68 है, ये 0.74 है, और ये आपकी लगभग ये बराबर है।
तो इसकी वजह क्या है? आप देख रहे हैं कि 40 से सीधा क्या आ गया, 72 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बीच में अपने पास 32 का गैप आ गया। तो इससे पहले जो एलिमेंट आते हैं कौन सा आते हैं, 58 से लेके 71 वाले, जिनको हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f में भरा जाता है, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, साइज को कम करता है। तो आंसर कौन सा है, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे देखो बेटा, when lanthanide element is heated with the sulfur then compound obtained is what? ये lanthanide है, इसको सल्फर के साथ में हीट किया तो Ln2S3 बनता है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंथेनम की जो मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होती है, Ln2S3 बनेगा। सेकंड इज करेक्ट। फॉर्मूला ऑफ एलाइड ऑफ लेंथेनाइड में भी अभी बताया था आपको, ये लेंथेनाइड एलिमेंट है, X2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये Ln(x3) बनाएंगे। क्यों बनाएंगे Ln(x3)? क्योंकि Ln पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 3, X पर चार्ज कितना, -1, Ln(x3) बनेगा भाई। समझ गए आप? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल? ये भी अच्छा क्वेश्चन बच्चों। इसमें एक्चुअल में मिस मेटल जो होती है ये बुलेट वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है, और इसमें लेंथेनाइड जो होते हैं 95% होता है लाइटर लेंथेनाइड, हल्के लेंथेनाइड होते हैं, और 5% क्या होता है, आयरन होता है इसके साथ में, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, मिश मेटल के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में इस वीडियो का हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला दोस्तों, इसका बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन में अपन किन बातों को ध्यान रखें या क्या क्या सवाल ज़्यादा आए हुए हैं। आपने नोट किया होगा मैग्नेटिक मोमेंट पर ज़्यादा क्वेश्चन है, कलर्ड पर आपकी कलर्ड और जो आपके कलरलेस आयन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन हो गया, और अब अपन एक सेशन और लेंगे जिसमें अपन PYQ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चन के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, और जिसके अंदर हम लोग DF ब्लॉक के PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो आप उसका इंतज़ार तो नहीं करना आपको, आज आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे इस चैनल पर जाके देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।